सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन पढ़ेंगे प्लांट फिजियो के न्यू चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब सबको भाई प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ होता है। वो हमेशा ग्रो करते हैं, मतलब उनके जो मेरिस्मेटिक रीजन की जो एरिया है वहाँ थ्रू आउट द ग्रोथ होता है। और हमारे ह्यूमंस की मान लो या फिर एनिमल्स की मान लो, हम एक सर्टेन एज ऑफ तक बढ़ते हैं, उसके बाद से हम बढ़ना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है ग्रोथ, पर उनमें क्या है, ग्रोथ ओपन है, वो थ्रू आउट द ईयर ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो देखो, डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। जैसे डेवलपमेंट में दो चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ता है, एक तो ग्रोथ और दूसरा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। तो आप ध्यान देखेंगे कि जब भी डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी आएगी तो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ देखिए, अपने एनसीईआरटी को हाईलाइट कर रखा है मैंने कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ फ्यू प्रोसेस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशंस, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। तो बेसिकली देखो, यहाँ तो उन्होंने एक ओवरऑल व्यूज़ दिया है प्लांट ग्रोथ के बारे में, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। टिशू ये सब चीज़ें हमने अपने पढ़ रखा होगा कि कैसे मिटोटिक डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है। जाइगोट बनना। ठीक है। ये सब चीज़ें अपने पढ़ रखा है। ये सब चीज़ें तो हम नहीं बात करेंगे, यहाँ हम जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे चीज़ों को। तो हमने इंपॉर्टेंट लाइन जो हाईलाइट कर दिया कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जो आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। मतलब प्लांट की ग्रोथ की पहली स्टेप क्या होगी, सीड जर्मिनेशन। बिल्कुल सही बात है, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। सीड जर्मिनेट करेगा, फिर उसके बाद से रेटिकल बनेंगे, सूट्स बनेंगे, उसके बाद ही तो प्लांट की ग्रोथ की जर्मिनेशन की क्या बात करोगे। अब जैसे इन्होंने देखा कि आपने सीड को इंसर्ट किया सॉइल के अंदर। ठीक है। यहाँ देखो, तो इसमें इन्होंने दो रीज़न को दिखा रखा है आपको। एक तो होता है इपिकोटाइल, ठीक है, और एक होता है हाइपोकोटाइल। यहाँ देखिए, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल, ये कोटलेडेंस के ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं इपी, और बिलो द कोटलेडेंस के रीजन को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। जनरली हमारा जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो दो तरीके का होता है, जिसको अपन बोलते हैं इपीजियल एंड हाइपोजियल। इपीजियल जिनमें क्या होता है, कोटलेडेंस एबव द सॉइल होता है। जैसे यहाँ देखिए, कोटलेडेंस क्या है, एबव द सॉइल है। यहाँ कोटलेडेंस क्या है, बिलो द सॉइल है। यहाँ क्या है, बिलो द सॉइल है। तो इसको बोलेंगे हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। इसको कौन सा सीड जर्मिनेशन बोलेंगे, इपीजियल सीड जर्मिनेशन। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। इसको क्या बोलोगे आप, इपीजियल सीड जर्मिनेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम आपको बता दिया ना कि जर्मिनेशन दो तरीके होते हैं, सीड जर्मिनेशन इपीजियल एंड हाइपोजियल। तो दिस इज हाइपोजियल, दिस इज इपीजियल। और बाकी कोटलेडेंस के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल, और कोटलेडेंस के नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। ठीक है। अब यहाँ लिखा है ना ग्रोथ। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि ग्रोथ इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। लिविंग सिस्टम में ग्रोथ, देखो ऐसे नहीं बोलते कि देखो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर, ऐसे इन्होंने लिख रखा है, पर ऐसा हम बोलते नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करती है, आपने पढ़ रखा है। ठीक है। हाँ, ये बोले इंटरनल ग्रोथ तब हम बोलेंगे यस इट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट ग्रोथ जनरली से इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट का मतलब कि हम नहीं पता नहीं कर सकते, मतलब एक हम सर्टेन चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते कि प्लांट का ग्रोथ है वो 10 फीट तक नहीं होगा, नहीं, वो अनलिमिटेड है, वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो आपको पहली दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की कि कैपेसिटी प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड डिवीजन एंड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। यहाँ देखिए, दैट्स वाई इनकी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब देखिए, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट डू हैपन इफ द मेरिस्मेटिक सीज टू डिवाइड। अब इनका कहना है कि आपको तो पता है कि मेरिस्मेटिक रीजन ही डिवाइड करते हैं, अगर उसी को मैं सीज कर दूँ, डिवाइड ही करने ना दूँ, तो फिर क्या होगा। तो ठीक है भैया, आप मेरिस्मेटिक को सीज कर दोगे तो प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, हाँ नहीं होगा। डज दिस एवर हैपन, तो ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा होता है रियल में। बिल्कुल होता है। आपने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रखा होगा, दो तरीके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक तो रेसिमोस और एक होता है साइमोस। तो जो हमारा साइमोस इन्फ्लोरेंस होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो टिप्स होते हैं वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है। वहाँ फ्लावर टर्मिनेट इनटू फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होती है। ठीक है। वहाँ ग्रोथ रोक दी जाती है। ठीक है। बेसिपिटल ग्रोथ कर दी जाती है, हमने ग्रोथ को रोक दी जाती है।
तो बिल्कुल ऐसा होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में कि वो जो मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज़ है उनकी सीज हो जाती है एक टाइम के बाद से, बट रेसिमोज में वो कंटिन्यू टिप्स ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, तो उनके बारे में ये बात कर रहे थे। हमने बोला ओके। अब देखो इन्होंने बोला कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है ना उसको हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, तो मैंने भी बोला कि हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते भैया। तो बहुत से तरीके हैं ग्रोथ मेज़र करने के लिए। बोलते हैं सेलुलर लेवल पे अगर हमें मेज़र करना है तो हम प्रोटोप्लाज्म को देख लें, मैं बोला ओके, या फिर सेल की लेंथ को देख लें, जैसे कि पोलन टिप्स। सेल की साइज को देख लें, सेल्स की साइज बढ़ेगी, ठीक है, तो डिवीजन से पता लग जाएगा। तो उनको इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखा है। तो अब देखो ये एक डाटाबेस है, अब चाहो तो इसे ध्यान रख भी सकते हो, पर जनरली मुझे नहीं लगता ये सब नीट में पूछे जाएंगे, पर फिर भी देखो यहाँ लिखा है 1 सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 7,500 न्यू सेल पर ईयर। तो एक लाइन ये ध्यान रख लेना, और दूसरी ये सेल साइज से रिलेटेड है, मतलब सेल की साइज की इंक्रीजमेंट की एग्जांपल हो गई। वाटरमेलन में इंक्रीज द साइज अप टू है 350 टाइम्स। तो ये दो एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो अपने नीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली ध्यान रख लेना कि नीट में पूछ दिया तो एक बार रीड तो कर ही सकते हो। अच्छा चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाँ इम्पोर्टेंट बात, देखो जब सेल की फेज जो होती है सेल, जिसे उन्होंने क्या रखा है फेज ऑफ ग्रोथ, मतलब सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ होती है। जैसे हम बोलते हैं कि पहले क्या होगी मेरिस, जैसे हमने पहले बोल रखा है कि पहले हमारा क्या होगा मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज़ होगा, फिर मेरिस्मेटिक के बाद इलोंगेशंस होगा, और इलोंगेशन के बाद फिर हमारा क्या होगा मैच्योरेशंस वाला रीजन होगा। ठीक है, पहले तो सेल मेरिस्मेटिकली एक्टिव होगा, फिर इलोंगेट करेगा और फिर मैच्योरेशंस करेगा। तो ये बातें हमने बोल रखा है। ठीक है, ये बातें हमने बोल रखा है, ध्यान रखना। तो अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो प्लांट में जो सेल वाल होते हैं ना वो दो तरीके के सेल वाल होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर जो सेल वाल होते हैं, प्लांट का जो सेल वाल होता है वो दो तरीके का होता है सेल वाल। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी होता है ना ये ग्रोथ के लिए एलिजिबल होता है, सेकेंडरी में ग्रोथ नहीं होते, सेकेंडरी सेल वाल में ग्रोथ नहीं होते। तो जब भी सेल वाल के अंदर ग्रोथ होता है तो वो कौन सा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी वाले में ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांट में जहाँ जहाँ प्लांट सेल ग्रोथ करेगी वहाँ कौन सी सेल वाल होगी प्राइमरी सेल वाल होगी। ठीक है, तो अब फेसेस, अब हमने तुम्हें फेसेस हमने क्या बता रखा था कि पहले मेरिस्मेटिक होगा, फिर इलोंगेशंस और फिर मैच्योरेशन। तो देखो यहाँ इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है कि पहले मेरिस्मेटिक फिर इलोंगेशन और फिर मैच्योरेशन। अब इन्होंने बोला कि मेरिस्मेटिक कहाँ होगा, जैसे रूट का टिप्स शूट का टिप्स, ये क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मेरिस्मेटिकली एक्टिव होते हैं डिवाइड करेंगे। तो इनके बाद का जो जैसे मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज़ हो गया, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूँ सपोज करो कि ये रूट है, ठीक है, यहाँ उसकी मेरिस्मेटिक एक्टिविटीज़ हो गई, तो इसके जस्ट अबव जो वाली रीजन होगी वो क्या होगी इलोंगेशंस की रीजन होगी। वो किसकी रीजन हो जाएगी तुम्हारी इलोंगेशन। ठीक है, इसके जस्ट अबव वाली रीजन तुम्हारी क्या होगी इलोंगेशंस की रीजन होगी। अब यहाँ आप देखोगे एनसीईआरटी में तो इन्होंने अच्छे से लिख रखा भी होगा। हाँ, जैसे इन्होंने देखो बता भी रखा है कि जो हमारा मेरिस्मेटिक रीजन जो जहाँ होता है वहाँ जो सेल वाल होता है वो क्या होता है प्राइमरी सेल वाल होता है। वहाँ की सेल वाल क्या होती है प्राइमरी होती है। सेल वाल कैसी होती है प्राइमरी होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है सेल प्रॉक्सिमल मतलब जस्ट अवे फ्रॉम द टिप्स मेरिस्मेटिक जोन दैट इज फेज ऑफ रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। जो मैंने बोला कि मेरिस्मेटिक जोन के जस्ट अबव आपके क्या बोला इलोंगेशन जोन, उसको इन्होंने देखो यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है कि प्रॉक्सिमल टू मेरिस्मेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, तो अब ध्यान रखोगे कहाँ होता है प्रॉक्सिमल रीजन पे होता है, किसके किसके प्रॉक्सिमल रीजन पे होता है मेरिस्मेटिक जोन के प्रॉक्सिमल रीजन पे क्या होता है हमारा इलोंगेशंस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इलोंगेशन में क्या होता है ना, यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इलोंगेशन में हमारे क्या होते हैं कि यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं इनलार्ज करते हैं अपने साइज़ को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि इलोंगेशंस में वैक्यूल्स की साइज़ क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। ये अगर अपन देखें तो एनसीईआरटी में अपने लिख रखा है, यहाँ देखो क्या हो गया इंक्रीज वैल्कुलेशंस सेल इनलार्जमेंट मतलब इलोंगेशंस के टाइम क्या होता है कि वैक्यूल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो ये पूछ सकता है वन वर्ड के क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना कि जब भी प्लांट का क्या होगा इलोंगेशंस होगा
मेरिस्मेटिक में तो तुमने सेल को काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर दिया, तो वहाँ क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वहाँ न्यूक्लियस को छोटे रखना पड़ेगा, सॉरी वैक्यूल को छोटा रखना पड़ेगा और न्यूक्लियस को बड़ा रखेंगे। पर इलोंगेशंस में हमारा वैक्यूल्स क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से आता है हमारा मैच्यूरेशंस। अब मैच्यूरेशन फेज की बात करें तो ये कहाँ पे होता है मैच्यूरेशन फेज, तो ये भी कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल रीजन पे होता है, किसके, इलोंगेशंस के। तो इलोंगेशन के जस्ट प्रॉक्सिमल रीजन मतलब उसके जस्ट बाद वाला जो जोन होगा वो क्या होगा, मैच्यूरेशन जोन। अब मैच्यूरेशन जोन में क्या हो गया, मैच्योर हो गया, तो वहाँ जो सेल वॉल प्राइमरी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैच्यूरेशन जोन अटेंड देयर मैक्सिमम, देखो यहाँ लिखा है सेल वॉल थिकनिंग, देखो ठीक है ना, सेल वॉल थिकनिंग मतलब कि सेल वॉल अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और पार्ट उसके बाद से इन्होंने लिख रखा है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो एक बार वापस मैं इसको समराइज कर देता हूँ फेज ग्रोथ को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लांट में 3 तरह के फेज ग्रोथ होते हैं, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशंस और मैच्यूरेशंस। मेरिस्मेटिक में अगर बात करें तो सेल मेरिस्मेटिकली मोर एक्टिव होता है, मतलब मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होगा, तो न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रीडोमिनेंट होंगे और वैक्यूल्स स्मॉल होगा, ठीक है। और सेल वाल कैसा होगा, हमारा प्राइमरी सेल वाल होगा, ठीक है। और काफ़ी थीन होगा ताकि ग्रोथ डिवीज़न के टाइम दिक्कत ना करे, ठीक है, थीन होगा। और सेल जो होते हैं वो देखो क्या बोलते हैं, सेल वाल क्या होगा, थीन होगा। सेल देखो प्लांट का जो सेल वाल होगा वो तो सेलुलोजिक होगा, पर ध्यान रखना कि प्राइमरी सेल वाल थीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि मेरिस्मेटिक के बाद से आएगा इलोंगेशंस। तो इलोंगेशन रीजन कहाँ होगा, प्रॉक्सिमल पे होगा, मतलब प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक रिप्रेजेंट इलोंगेशन फेज। अब इलोंगेशन फेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि यहाँ जो वैक्यूल्स की साइज होती है वो इलोंगेट हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है, दैट इज इंक्रीज इन वैल्कुलाइजेशन, मतलब वैक्यूल की साइज इंक्रीज हो गई। सेल इनलार्जमेंट, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से धीरे धीरे सेल वाल की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि ट्रांजिशन फेज होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल के बीच का, मतलब बदलने वाला फेज, इंटरमीडिएट बोल सकते हो। उसके बाद इसके जस्ट प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फिर फेज ऑफ मैच्यूरेशन। और फेज ऑफ मैच्यूरेशन में जो हमारा फाइनली जो प्राइमरी सेल वाला है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो चुका है, और इस प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस भी हो गए थोड़े बहुत, मतलब ओवरऑल सेल क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक। जनरली क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर कहाँ से एराइज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रूट हेयर भी कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रूट हेयर होते हैं, तो जो रूट का जो रूट हेयर होता है वो कहाँ से एराइज होता है, तो वो भी कहाँ से एराइज होता है, मैच्यूरेशन रीजन से। कौन से रीजन से एराइज होता है, तो मैच्योर वाले रीजन से ही रूट हेयर एराइज होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि रूट हेयर कहाँ से एराइज होता है, तो मैच्योर वाले फेज से एराइज होता है, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ रेट, तो प्लांट में जो ग्रोथ रेट है वो 2 तरीके के हैं, या तो अर्थमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक, ठीक है। या तो ग्रोथ कैसा है, अर्थमेटिक है, या फिर कैसा है, ज्योमेट्रिक है। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है ना कि 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन होगा, 1 से 2 बनेगा, क्या बनेगा, 1 से 2। पर एक वाला जो सेल है वो क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और एक वाला क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएट। तो फर्दर ये भी फिर माइटोसिस करके वापस से 2 बनाएगा, फिर उनमें से एक क्या होगा, डिफ्रेंशिएट, एक क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ऐसे ग्रोथ चलता है। पर ज्योमेट्रिकल में क्या होता है ना कि जो 1 से 2 बना, दोनों ही अनडिफ्रेंशिएटेड है, फिर दोनों माइटोसिस डिवीजन करके फिर क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, ठीक है। और 8 का फिर क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। तो इनमें ग्रोथ ऐसे हो रहा है। तो अब जैसे कि आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के एग्जांपल, अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं अभी जितना बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उतना ध्यान रख लेना कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का एग्जांपल हो जाएगा आपका एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कि एम्ब्रॉयो के जब एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट में जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल होता है, ठीक है। कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल होता है, ठीक है। अभी अर्थमेटिक ग्रोथ में वही इन्होंने लिख रखा है कि वन डॉटर सेल जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, अदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, तो अनडिफ्रेंशिएटेड वाला माइटोसिस करके 2 बनाता है, उसको इन्होंने लैंग्वेज में लिख रखा है यहाँ पे।
यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने लैंग्वेज में। अब देखो उन्होंने फॉर्मूला देख रखा है कि एल टी इजकल टू एल नॉट प्लस आर टी। इनका कहना है कि किसी एक सर्टेन टाइम पे जब आप ग्रोथ मेजर करोगे तो इनिशियली कुछ ग्रोथ होगा और उसके बाद जो ग्रोथ ऐड होगा वो टाइम के साथ क्या होगा, आर टी। आर टी मतलब हो गया कि ग्रोथ रेट इंटू टाइम, ग्रोथ रेट इंटू टाइम, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने कैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हम कैसे पढ़ते हैं फिजिक्स में, हमने क्या पढ़ रखा है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो कोई तुमसे पूछे कि कितना डिस्टेंस, तो कैसे बताओगे, स्पीड इंटू टाइम बताओगे, सेम कंसेप्ट वही है। अब ग्रोथ रेट मतलब कि ग्रोथ, तो आर इज इक्वल टू ग्रोथ बाई टाइम, कितना ग्रोथ हुआ, कोई बोलने मान दे कि 10 फीट हुआ, 15 फीट हुआ, जितना भी हुआ बटा टाइम। तो इनिशियली कुछ उसकी ग्रोथ होगी, मान लो 3 फीट, अब उसके बाद में उसने कितना बढ़ा लिया, 10 फीट, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, ग्रोथ रेट इंटू टाइम से, समझ गए। तो बस उन्होंने वही लिखा है कि सर्टेन टाइम पे, जैसे कि मान लो उन्होंने पूछा कि 50 साल वालों की ग्रोथ क्या थी, तो हमने बोला कि भाई पहले उसकी ग्रोथ थी 3 फीट था, 50 साल बाद वो 10 फीट और बढ़ गया, तो टोटल 50 साल बाद उसकी ग्रोथ कितनी होगी, 3 + 10, समझ गए। तो यही बताना चाहते हैं। तो तुम अब समझ गए होगे अच्छे से कि हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एल टी इजकल टू एल नॉट प्लस आर टी, समझ गए। तो ये एक कैसा ग्राफ, तुम्हें ये जो इक्वेशन देख के क्या लग रहा है कि कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो बिल्कुल देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो चीज़ वेरिएबल होता है उसको कहाँ रहते हैं, एक्स एक्सिस पे, तो टाइम यहाँ पे क्या है वेरिएबल, तो एक्स एक्सिस पे, और प्लांट की हाइट को वाई एक्सिस पे रखा है, और इनिशियली हमने कुछ ग्रोथ मान रखा है, तो ये हो गया एल टी, एल नॉट हो गया हमारा, और ये फिर टाइम के साथ जो इंक्रीज हुआ ग्रोथ हुआ। तो इतना तो ये मैथमेटिकल है, तुम्हें ओवरऑल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछे कि क्वेश्चन फॉर अर्थमेटिकल ग्रोथ इज एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, और बाकी आर को ध्यान रखना कि आर यहाँ पे क्या है, ग्रोथ रेट है। इतनी सी बात ध्यान रखोगे काम चल जाएगा अपना, ठीक है। अब दूसरी जो ग्रोथ है वो है अपनी ग्रोथ कौन सी, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, दोनों ही सेल अनडिफ्रेंशिएटेड होकर डिवाइड करते हैं। अब इसमें बोला कि देखो भैया ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो होता है उसकी जो कर्व होती है वो हमें सिग्मॉइड मिलती है, मतलब कि एस शेप की मिलती है। हमने बोला ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि उसमें जो ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिकल लेवल पर हो रही है, मतलब कि काफ़ी बड़ी पैमाने पे बढ़ रही है। तो इसलिए तो क्या होगा, ग्रोथ स्लो होगी, क्योंकि पॉपुलेशन अभी कम है, बढ़ रही है ना, तो बढ़ेगी तभी तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब पॉपुलेशन ऑप्टिमम लेवल पे हो जाएगी और वो लोग भर भर के एक से, मतलब पहले क्या था 1 से 2 बन रहा है, अब मैंने मान लो ऐसे करते करते एक टाइम आ गया जब 32 हो गया, तो अब 32 से एक बार में कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। तो ये बात है ना कि ग्रोथ की अब क्या होगी, एक्सपोनेंशियली लेवल से बढ़ रही है एक टाइम के बाद से, ठीक है। तो पहले तो आदमी कम थे तो ग्रोथ मतलब टाइम लग रहा था, एक आदमी से 2 ही आदमी बन रहा था अभी, और एक टाइम के बाद से आदमी अब इतना ज़्यादा हो गया ना कि अब वो सभी अपने आप को डबल कर रहे हैं, तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्रोथ दिख रही है हमें, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, स्लो होता है, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, और जब एक पॉपुलेशन ओवरलोडेड हो जाएगी तो खाने की कमी हो जाएगी, रिसोर्स की कमी हो जाएगी, तो कुछ लोग मरने लगेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि ग्रोथ अब तुम्हारी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होगी या फिर स्टेबल हो जाएगी, जैसे कि जितने मर रहे हैं उतने जन्म ले रहे हैं, तो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की फॉर्मेट होती है उसमें इनिशियली ग्रोथ क्या होता है, लैग होता है, फिर एक्सपोनेंशियल और फिर स्टेशनरी। एक्सपोनेंशियल को जनरली हम लॉग भी लिख देते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग ध्यान रखना, लैग और लॉग की, कंफ्यूज मत होना। तो अब कोई पूछ देगा तुमसे कि स्टेशनरी कब होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना जब रिसोर्स क्या हो जाएंगे, लिमिटेड। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि रिसोर्स क्या होगी, लिमिटेड, तो फिर भैया हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है। अब बोलोगे कि दिखाओ भैया कैसे, तो मैं बताऊंगा, यहाँ आपको लिखी हुई है ये चीज़ें, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, देखो यहाँ पे इनिशियली ग्रोथ स्लो है तो लैग, फिर रैपिड इंक्रीज हुई होता है लॉग, और फिर इन्होंने एक रखा है कि एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यू एंड सो
फिर न्यूट्रिशन आपकी क्या होगी, लिमिटेड सप्लाई होगी, तो ग्रोथ डिक्लाइन और स्टेशनरी हो गई। तो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रोथ स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन जो थी वो लिमिटेड सप्लाई हो गई, पॉपुलेशन से इतना ज़्यादा हो गया, फीड करना मुश्किल हो गया, तो वो लिमिटेड हो गया। तो ओवरऑल हमारी ग्रोथ क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई, स्टेशनरी हो गई। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन इसके पूछता है कि इसकी ग्रोथ की इक्वेशंस क्या होगी। तो इसकी ग्रोथ की हम इक्वेशन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, W एट टाइम t इक्वल टू W नॉट डॉट ई के पावर आर टी। और यहाँ पे ई क्या है, एक्सपोनेंशियल बेस है, आर क्या है, वापस से वही ग्रोथ रेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आर को आप ग्रोथ रेट भी बोल सकते हो और एक चीज़ और भी बोल जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट को हम एक चीज़ और बोलते हैं। यहाँ देखो इन्होंने लिख रखा है इफिशियंसी इंडेक्स। अब देखो इफिशियंसी इंडेक्स होता है क्या, जो कि आपको नीट में पूछ देगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप कि आर इज़ द रिलेटिव ग्रोथ। देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये लोग कि आर इज़ द रिलेटिव ग्रोथ एंड ऑल्सो मेजर द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल दैट इज रेफर एज इफिशियंसी इंडेक्स। मतलब प्लांट न्यू चीज़ें कितना जनरेट कर पा रहा है उसको उन्होंने मेजर कर रहे हैं। जैसे इन रिलेटिव का टर्म क्या होता है, रिलेटिव तुम मतलब कि रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी एक रेफरेंस पॉइंट से किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो वो मान रहे हैं कि प्लांट में पहले इतना ही प्रोडक्ट था, अब वो प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मतलब उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि कुछ प्रोडक्ट प्लांट में थे, अब उससे वो ज़्यादा प्रोडक्ट आउटकम्स आ रहे हैं, तो मतलब वो रिलेटिव हो गई। तो और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव चीज़ें जो होती हैं वो उसके लिए एक फिक्स रेफरेंस होती है। फिर रिलेटिव किसी की चीज़ के बीच किसी के साथ ही तो रिलेटिव मेजर करोगे ना, दो दोस्त के बीच में तो मेजर करोगे ना कि कौन बेटर है कौन ख़राब है। तो एक तो आपको रिलेटिव की टर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, वही बातें हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब जैसे देखो मैं यहाँ बताता हूँ तुम्हें, काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे यहाँ आपको। अब देखो इन दोनों प्लांट में आप ध्यान से देखो तो ग्रोथ कितनी हो रही है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये 5 से 10 हो रहा है, ये 50 से 55 हो रहा है। तो इन दोनों में ग्रोथ जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। मतलब लीव्स की जो एरिया की ग्रोथ है, सरफेस एरिया की जो ग्रोथ है। तो यहाँ ओवरऑल मुझसे कोई पूछे कि भाई ग्रोथ कितनी हुई, तो मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट ग्रोथ तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की हुई है दोनों में कितने की ग्रोथ हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई मुझे बोलेगा भाई ये ग्रोथ कौन सा है, मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट। ये क्या है, एब्सोल्यूट है। ये भी मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट है। ये भी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, ध्यान रखना यार, थोड़े तुम लोग इंग्लिश अपना देख लेना, थोड़ी ये दिक्कत हो रहा है इस पेंसिल से लिखने में, नॉब में। ठीक है, तो अब ध्यान रखोगे कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मैं वही बोलूँ ना कि रिलेटिव बताओ कितना होगा, रिलेटिव ग्रोथ बताओ कितना होगा, तब मज़ा आएगा ना यहाँ पे। अब कोई मुझसे पूछ दे कि रिलेटिव ग्रोथ बताओ कितना होगा, तो अगर मैं बोलूँ रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है, ये तो क्या था, एज ही था, एब्सोल्यूट ग्रोथ था। ये भी हमारा क्या था, एज ही था, एब्सोल्यूट ग्रोथ था। ठीक है, अब मुझे कोई पूछे रिलेटिव ग्रोथ बताओ, तब मजा आएगा। देखो रिलेटिव का मतलब क्या बोला था मैंने कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 5 से 10 होना है। यहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 50 है। यहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, 5 है। तो अगर आपसे कोई रिलेटिव ग्रोथ पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, कोई पूछे परसेंटेज में बताओ इसकी रिलेटिव ग्रोथ की परसेंटेज ज़्यादा है कम है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, मैं पहले की निकालता हूँ, ए की। तो मैं जब ए की रिलेटिव ग्रोथ निकालूंगा तो मैं ए की निकालूंगा रिलेटिव ग्रोथ कैसे, देखो इनिशियली कितना था, अब दोनों में चेंज निकालूंगा, पहले चेंज निकालो, चेंज कितने का हुआ, 5 का। इनिशियली कितना था, 5 गुना 100, मतलब इसमें 100% का इंक्रीजमेंट हुआ है। बी में पूछेगा तो मुझसे, बी में चेंज कितने का हुआ है, 50 से 55, 5 का ही चेंज हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 5। मैं भी पूछूंगा रेफरेंस पॉइंट बताओ, इनिशियली कितना था, 50 गुना 100, तो यहाँ कितने का हुआ है, 10% का इंक्रीज हुआ। मतलब देख रहे हो, यहाँ 100% इंक्रीज हुआ, वहाँ 10% ग्रोथ। मतलब रिलेटिव ग्रोथ किस में ज़्यादा है, अपन ए में रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा है 20 से, समझ में आया। तो अब ओवरऑल फार्मूला का हुआ रिलेटिव ग्रोथ के लिए, तो रिलेटिव ग्रोथ के लिए आपको फार्मूला क्या हुआ, रिलेटिव ग्रोथ इज इक्वल टू चेंज। चेंज मतलब क्या हो गया,
फाइन चलो ऐसे लिख देते हैं ना, चेंज नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुने 100। तो ये ऐसे मेजर होता है रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, फायदे में रहोगे। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि ग्रोथ के लिए दो कंडीशंस हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, अगर इंटरनल में बात करूँ तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, उनसे कंट्रोल को। और एक्सटर्नल में अगर मैं बात करूँ तो वाटर हो गया, ऑक्सीजन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, और लाइट भी प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, और टेम्परेचर रेंज में। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो प्लांट की ग्रोथ को करते हैं वो क्या हो गया, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। वाटर नहीं दे रखा क्या इन लोगों ने, अगर नहीं दे रखा तो ध्यान रखना वाटर भी होता है। फिर से ऑप्टिमम टेम्परेचर और लाइट। ठीक है, लाइट इन्होंने नहीं लिख रखा ही क्या, ठीक है, नहीं भी लिख रखा है तो अपन याद रखेंगे। दो चीज़ आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लोगे अपने तरफ से, एक तो वाटर और दूसरी लाइट, फोटोप्रेटिज्म। ठीक है, लाइट एंड वाटर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या हो गया आपके, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, वाइट एंड लाइट। और इंटरनल में क्या हो गया, प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड डी डिफ्रेंशिएशन टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक काफ़ी आसान टॉपिक है, पता नहीं क्यों बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट आसान टॉपिक है। देखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं। देखिए, डी डिफ्रेंशिएशन, अब ध्यान रखना डिफ्रेंशिएशन होता है ना, उसका मतलब होता है डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब कि प्लांट में उसको अब डिवाइड कर दिया गया कि तुम देखो ये काम करोगे, तुम्हारा काम है एक बनाना, तुम्हारा काम है बी बनाना, तुम्हारा काम है सी बनाना। मतलब उनकी काम उनको बांट दी गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। कब, जब सेल क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो गया। जब सेल अनडिफ्रेंशिएट है मतलब उसके पास कोई काम नहीं है, उसका काम एक ही चीज़ है, डिवाइड करना। ठीक है, तो ये दो टर्म याद रखो कि उससे सारे हो जाएंगे। अब देखो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन मतलब कि प्लांट क्या हो चुका है, मतलब इनमें डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है, मतलब इनके काम बांट दी गई, ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। तो फिर ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे। ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब दूसरी बात, एक होती है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन मतलब कि पहले तो प्लांट क्या था, डिफ्रेंशिएट था, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर था, उसको मैंने कर दिया डी। डी मतलब होता है कि उस चीज़ों को अपोजिट, अपोजिट मतलब पलट देना। ठीक है, मतलब उसको बेकार कर देना। डी मतलब उसका उल्टा कर देना, जहाँ भी वर्ड आ जाए ना डी ई, मतलब वो उल्टा करना चाह रहा है उसका। तो पहले क्या था, डिफ्रेंशिएटेड था, अब उसको कर दिया डी डिफ्रेंशिएटेड, मतलब कि ये प्लांट वापस क्या हो गया, अनडिफ्रेंशिएट हो गया। डिफ्रेंशिएटेड का उल्टा अनडिफ्रेंशिएटेड हो गया। तो अब इसमें क्या होगी, डिवीज़न आ गई, मतलब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो ये तो डिवाइड तो करेगा, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, डिवाइड करके क्या बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी आ गई, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन सी मेरिस्टेम बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्योंकि ये मैच्योर टिश्यू के अंदर वापस से डिवीजन आना, डिवाइडिंग एबिलिटी आना, मतलब उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम तो वो होता है कि जो पहले से ही डिवाइडिंग वाला है, वो मैच्योर नहीं हुआ है, पर मैच्योर होने के बाद से वापस से डिवाइडिंग चीज़ आ जाए, उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाए, तो फिर उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन मतलब कि ठीक है, पहले तुमने अनडिफ्रेंशिएट था, पहले डिफ्रेंशिएट था, उसको अनडिफ्रेंशिएट बना दिया, अब वापस से रीडिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब वापस से बोला कि तुम अब डिफ्रेंशिएट हो जाओ, तुम्हें डिवीजन ऑफ लेबर वापस से दे दिया जाता है, मतलब फिर से वो सेल मैच्योर हो गया। तो अब जो मैच्योर बनेगा तो वो क्या होगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से तीनों टर्मिनोलॉजी। डिफ्रेंशिएशन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो डिफ्रेंशिएशन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि मैच्योर टर्म,
मतलब प्लांट सेल क्या हो गया, मैच्योर हो गया, मतलब डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, क्रिटिकल डिफ्रेंशिएशन मतलब इसमें क्या हो गया कि वापस से फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम हो गया, मतलब वापस से एबिलिटी आगे डिवाइड करने की, इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब उसके बाद आगे रीडिफ्रेंशिएशन मतलब वापस से लूज कर दिया डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी को, तो लूज कर दिया कैपेसिटी टू डिवाइड, तो अब क्या बना लेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये टर्म को ध्यान रखना, बाकी चीज़ें तुम्हारी हो जाएगी। ओके बच्चों, अब बात करते हैं डेवलपमेंट। तो मैं तुम्हें बता ही दिया कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन टुगेदर गिव हमें डेवलपमेंट। अब देखो हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है डेवलपमेंट होता क्या है, ये काफ़ी अच्छी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो सारे चेंजेस जो हमें बचपन से बुढ़ापे तक हो रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफ साइकिल में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी को हम डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर कर रखा है हमने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोला था ना कि लाइट, हाँ देखो, सॉरी यहाँ देखो आपको दे रखा है लाइट एंड ग्रेविटी, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो लाइट होता है ना, ये किसके लिए होता है, सॉरी स्टेम के लिए होता है आपकी, ये स्टेम की ग्रोथ कराता है फोटोप्रेडिज्म, और ग्रेविटी जो होता है वो रूट की कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दो चीज़ ध्यान रखना। मैं बोल रहा था कि कहीं तो दिया होगा, मुझे लगा नहीं दिया होगा, बट दिया रखा है ना एनसीईआरटी में, अच्छी बात है। आओ हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, देखो यहाँ डेवलपमेंट की इन्होंने दिखा रखा है, जितने भी लाइफ साइकिल में तुम्हारी प्रोसेस होंगी उन सबको डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर इसमें से हमें दो तरह के डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसको हम प्लास्टिसिटी बोल रहे हैं। जैसे प्लास्टिसिटी कुछ होता नहीं है, प्लास्टिसिटी बेसिकली मतलब प्लांट जो है वो अपने अनफेवरेबल कंडीशन को कॉप अप करने के लिए कुछ चेंजेस करता है, उसको हम प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्लास्टिसिटी के एग्जांपल दिए, एक तो इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी, ठीक है, और एक जो है हेट्रोफिलिक कंडीशंस, जो आपको दिखाया गया अलग अलग इन्वायरमेंटल में। तो एक तो आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट के चेंजेस के कारण प्लास्टिसिटी आ रही है, और एक को सेफ एंड साइज चेंजेस में। जैसे जब हम बात करें, यहाँ देखो एग्जांपल में दे रखा है इन्होंने किसके अंदर, तो कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सफर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लीफ क्या होता है, हेट्रोफिली होता है। हेट्रोफिली मतलब कि आपका जो लीफ है वो पानी एबव वाटर अलग है, और पानी के अंदर क्या है, नहीं सॉरी, तो जो हेट्रोफिलिक कंडीशन है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सफर में। तो इसमें देखो प्लांट की जब डिफरेंट स्टेज आती है ना, जैसे जुवेनाइल स्टेज, फिर प्लांट यंग होता है, फिर सिम्स होता है, तो ऐसे बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो जुवेनाइल स्टेज में इनकी जो लीव्स की साइज होती है, शेप होती है, साइज होती है वो अलग होती है, डिफरेंट शेप होती है, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो शेप डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिसिटी है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। उसके बाद एक और प्लास्टिसिटी होती है जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्लास्टिक। जनरली आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी, थे आप एक ही आंसर टिक मारेंगे, बटर कप, कॉटन, कोरिएंडर, लक्सफर को आप टिक नहीं करेंगे इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बोल रहा हूँ जो आप ध्यान रखेंगे कि ड्यू टू इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट, दैट इज इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी कौन शो करता है, ओनली बटर कप इज योर आंसर, कि केवल जो बटर कप है वही शो करेगा इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। कॉटन, कोरिएंडर, लक्सफर इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्लास्टिसिटी। यहाँ आप देख लेना, यहाँ इन्होंने दे रखा है, देखो इन्होंने दे रखा है कि जुवेनाइल कंडीशंस में कॉटन, कोरिएंडर, लक्सफर के लीफ के बारे में दिखा रखा है कि जुवेनाइल में ऐसे था लीफ, और एडल्ट में लीफ ऐसा हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने ये बटर कप का दिखा रखा है कि बटर कप का जो टेरेस्ट्रियल है तो उसमें उसकी लीव ऐसी होती है, जब वो पानी के अंदर होता है तो उसकी लीव रिबन शेप में हो जाती है। ठीक है,
और लैंड पे जब होता है तो उसके लिए वैसे होती है। तो इन्वायरमेंट चेंज होने से, एम्बियंट चेंज होने पे वो अपने आप को प्लांट कोप अप करने के लिए अपने फीचर्स को चेंज कर रहा है, दैट इज इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। ठीक। और यहाँ से तो अपन को क्या पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।